नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। डिजिटल कृषि और सतत कृषि खाद्य प्रणालियों का किया प्रदर्शन। इतिहास में होगा पहली बार आतंकी हमलों के बीच जम्मू में तैनात होंगे असम राइफल्स के जवान। सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने को केंद्र ने लिया फैसला। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ सेना का जवान गिरफ्तार। 75 डेटोनेटर और 90 एक्सप्लोसिव बरामद। सेना में है युवक गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हुआ है। इसमें डिजिटल कृषि और सतत कृषि खाद्य प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को मजबूत करना, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर नीति निर्माण को प्रभावित करना और डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों में प्रगति सहित भारत की कृषि प्रगति को प्रदर्शित करना है। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से हो रहे 6 दिवसीय त्रिवार्षिक सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि साध्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है और सम्मेलन में लगभग 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए टिकाऊ कृषि की तत्काल आवश्यकता से निपटना है। ICA 2024 युवा शोधकर्ता और अग्रणी पेशेवरों के लिए अपने काम को प्रस्तुत करने और वैश्विक साथियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। केंद्र सरकार के एक दुर्लभ कदम में असम राइफल्स के करीब 1500 सैनिक बल मुख्य क्षेत्र से बाहर निकलेंगे और जम्मू में तैनात होंगे, जहां आतंकी हमले हो रहे हैं। एक अधिकारी के अनुसार यह पहली बार होगा जब पूर्वोत्तर के मित्र के रूप में जाना जाने वाला बल जम्मू में तैनात किया जाएगा और जल्द ही जम्मू कश्मीर में इसका एक छोटा आधार हो सकता है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, लेकिन भारतीय सेना के परिचालन नियंत्रण के तहत काम करती है। बल में भारतीय सेना के अधिकारी कार्यरत हैं और इसका नेतृत्व महानिदेशक के रूप में एक लेफ्टिनेंट जनरल करते हैं। यह पहली बार होगा कि भारतीय सेना के नियंत्रण वाली 2 सेनाएं, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स, जम्मू में तैनात की जाएंगी। सैनिकों को मणिपुर से लिया जाएगा, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल असम राइफल्स के परिचालन क्षेत्र को संभालेगा। चूड़ाचांदपुर में असम राइफल्स की जगह 2 बटालियन तैनात की जाएंगी। बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि युवक सेना का जवान है। बेगूसराय पुलिस को यह सफलता लोहिया नगर थाना पुलिस की मदद से लोहिया नगर रेलवे ओवरब्रिज के पास मिली है और मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया युवक मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर चकोर निवासी सिकंदर यादव का बेटा राजकिशोर कुमार है। उसके पास से 75 पीस डेटोनेटर और 90 एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद ही मामले का खुलासा होगा। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में डेंजर एक्सप्लोसिव लेकर एक व्यक्ति जा रहा है और इसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर ओवरब्रिज के पास उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया राजकिशोर कुमार करीब 1.5 वर्ष पहले सेना में बहाल हुआ था और आरोपी के पिछले आपराधिक इतिहास सहित कुछ अन्य पहलुओं पर भी जांच चल रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फरार गुर्गों पर बिहार पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ाए जाने वाले को बिहार पुलिस इनाम की राशि देगी। इनमें राजस्थान के राहुल रावत और भूपेंद्र सिंह रावत पर 50-50 हजार का इनाम रखा गया है। वहीं गैंग की मॉनिटरिंग कर रहे सुनील मीना पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। सुनील मीना विदेश में छुपा हुआ है और विदेशी हथियारों की तस्करी में तीनों का नाम आया था। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी दी है। एसपी ने कहा कि तीनों गुर्गों पर इनाम घोषित किया गया है। बिहार एसटीएफ और पुलिस टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लोगों से भी इन गुर्गों को दिखने पर सूचना देने की अपील की गई है।
केरल के वायनाड जिले में आए भूस्खलन ने बाहरी तबाही मचा रखी है और राहत बचाव का कार्य जारी है। मलबे के नीचे से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी रही कि उन्हें बचाव में जुटे कर्मियों ने जिंदा ही बाहर निकाला है, जबकि कुछ इतने खुशकिस्मत नहीं रहे हैं। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का 3 अगस्त को चौथा दिन है। वायनाड के चुरमाला में एनडीआरएफ लेकर सेना के जवान तक लोगों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू टीम एडवांस टेक्निकल उपकरणों और खोजी कुत्तों के जरिए लोगों को जिंदा ढूंढ रही है। इसी दौरान बड़ी तादाद में लोगों के शव भी बरामद किए जा रहे हैं। केरल में पिछले कुछ सालों में आई ये सबसे भयानक आपदा रही है। वायनाड भूस्खलन में अब तक 358 लोगों की मौत हो चुकी है। 214 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 187 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि अभी भी भूस्खलन के बाद 300 के करीब लोग लापता हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये लोग अभी जिंदा हों। अमेरिका, चीन, जर्मनी और नीदरलैंड सहित कई देशों ने वायनाड भूस्खलन में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। फिलहाल लोगों को बचाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सेना द्वारा 190 फीट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद खोजी अभियान में तेजी आई है। ईदगाह कमेटी के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों और तथ्यों को नजरअंदाज कर फैसला सुनाया है। सर्वे के फैसले पर पहले सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार को आए फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने बड़ा ऐलान किया है। इस मामले में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के वकील महमूद प्राचा ने प्रयागराज में कहा कि हमने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर लिया है और मस्जिद कमेटी ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले में तमाम खामियां हैं। ईदगाह कमेटी के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सम्मान करने लायक नहीं है। देश का संविधान अदालत के फैसले को मानने की बात तो करता है, लेकिन इस तरह के फैसले की इज्जत की जाए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उनके मुताबिक हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों और तथ्यों को नजरअंदाज कर फैसला सुनाया है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद की अपील अगले हफ्ते दाखिल हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ओलंपिक मैच में हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पेरिस जाना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है। बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और सीएम मान क्वार्टर फाइनल देखने के लिए पेरिस जाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक सीएम मान को मंजूरी न देने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सीएम मान को 3 से 9 अगस्त तक पेरिस जाना था और वह विदेश मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय को जानकारी दी गई कि इस यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि उच्च स्तर के राजनेताओं को विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से इजाजत लेना अनिवार्य होता है, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय ने सीएम मान को पेरिस जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। पंजाब के एक अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि इस वक्त ओलंपिक के चलते पेरिस में काफी भीड़ है। संभावित खतरों को देखते हुए मुख्यमंत्री के दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन इतने कम समय में Z+ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस वजह से सीएम मान को पेरिस जाने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय हॉकी टीम में 22 में से 19 खिलाड़ी पंजाब के हैं और इस टीम ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। सीएम मान ने इस जीत के बाद हॉकी टीम को बधाई दी और क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम मान ने ट्वीट किया था कि ओलंपिक के इतिहास में 52 साल बाद आज भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 3-2 की इस जीत में टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 अहम गोल किए। पूरी टीम को बधाई और क्वार्टर फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी। स्पीति की पिन घाटी में बादल फटने से एक महिला पानी में बह गई। आज पिन वैली के सगनम गांव में बस स्टैंड के ऊपर बादल फटने से बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ से सगनम गांव में एक महिला और एक गाड़ी बाढ़ की चपेट में आ गई। महिला की पहचान हिस्से जंगमी पानी पद्मा दौरजे गांव सगनम के रूप में हुई है। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन की अगुवाई में एसडीएम, नायब तहसीलदार और पुलिस बल 17वीं वाहिनी की एक टुकड़ी और पुलिस की एक टुकड़ी और एक एम्बुलेंस बचाव के काम में जुटे। और वहीं मनाली में बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। मार्ग बंद होने से उदयपुर में 100 के करीब लोग फंसे हुए हैं। उदयपुर पारी किलाड़ मार्ग 2 दिन से बंद है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर ठहराया हुआ है। बीआरओ हालांकि सड़क बहाली में जुटा है, लेकिन लगातार गिर रहे पत्थरों से काम करना मुश्किल हो गया है। वाहन चालक राहुल और सुनील ने बताया कि लगभग 22 वाहन, जिनमें 8 भारी मोटर वाहन, 3 टैक्सियां और 3 अन्य कैंटर सड़क अवरुद्ध होने के कारण फंस गए हैं। झारखंड में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहे। झारखंड में मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में 3 अगस्त यानी आज भी लगातार तेज हवा चलने और भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौसम के रुख को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य भर के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है।
दरअसल झारखंड के रांची में लगातार बारिश से स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रांची और देवघर में लगातार बारिश से प्रभावित निचले इलाकों से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि रांची के सदर थाना क्षेत्र के न्यू बांधगरी इलाके सहित निचले इलाकों में बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि लगातार बारिश के कारण सभी जिले अलर्ट पर हैं। इस बीच एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।